हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड एंड वेलकम टू माय चैनल न्यू लाइट। तो क्या पढ़ेंगे आज हम? सत्रीय और बिहू नृत्य, जिसको हमने पार्ट 1 पहले कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। तो चलिए फटाफट इसे पढ़ लेते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो फटाफट जाइए और उसे चेकआउट कर लीजिए। पर सबसे पहले हम वो जो पार्ट 1 में जो हमने पढ़ा था उसकी समरी देख लेते हैं। फटाफट आप पहले इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत छोटी तरीके से समझाया गया है। चलिए, कर लिया आपने नोट डाउन? तो चलिए अब मैं आपको इसको समझा देती हूँ कि क्या था। सत्रिया और बिहू नृत्य। जया मेहता एंजला नामक एक विदेशी बच्ची की नजर से असम की दो प्रसिद्ध नृत्य परंपराओं को समझाता है। जो इसे लिखा है जया मेहता जी ने। उसमें एक विदेशी बच्ची है जिसका नाम है अंजिला। वो उसके नजरिए से असम की जो दो प्रसिद्ध डांस है उनको समझाया गया है। कहानी के जरिए बताया गया है कि नृत्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि संस्कृति और आस्था को जानने का तरीका भी है। और इस डांस की ये डांस सिर्फ हमारे मनोरंजन के नहीं होता है, इसलिए भी होता है क्योंकि ये हमें संस्कृति के बारे में और हमारी आस्था जीने का तरीका भी बताता है। कहानी का सार जो मैंने वो जितना मैंने करवा दिया था उसका ही ये सार है। एंजला अपनी माँ एलेक्सेंड्रा जो वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाती है और पिता के साथ असम घूमने आती है, क्योंकि उसकी माँ को असम के नृत्य पर फिल्म बनाने के लिए अनुदान मिला है। वहाँ वह बिहू उत्सव भी देखती है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। चलिए अब हम आ जाते हैं, आज हम पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे। तो आपको इतनी बात समझ आ गई। चलिए हम अब आगे आ जाते हैं। फटाफट आप सभी पेज नंबर 78 पे निकाल लीजिए। अब आइए, बिहू नृत्य और उसके उत्सव के अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का भी पूरा आनंद लिया। यानी ये जो एंजेला थी वो डांस को देख के अचंभित ही हुई और उसके साथ जो उसने अलग अलग पकवान थे उसका आनंद भी लिया। ठीक है, जब वे वापस लौटे तब माँ ने एंजेला से पूछा कि उसे बिहू कैसा लगा। तो जब वो लोग डांस वगैरह से वापस लौट रहे थे तो जो एंजेला की माँ थी अलेक्जेंड्रा, उसने पूछा तुम्हें डांस कैसा लगा। एंजेला के मन में कई तरीके के विचार चल रहे थे, और जो एंजेला थी उसके मन में कई तरीके के विचार चल रहे हैं। आप जैसे आपके मन में चलते होंगे अगर आप कोई नई चीज देखते हो या कोई नई जगह जाते हो। उसे अच्छा लग रहा उसे अच्छा लगा कि उस उत्सव में नृत्य दोनों को बिहू कहा जाता है। उसे ये इस चीज से बहुत अच्छा लगा कि जो डांस है उसे भी बिहू कहा जाता है और जो उनका फेस्टिवल है उसे भी बिहू ही कहा जाता है। ठीक है, उसने माँ से पूछा कि क्या संगीत और नृत्य सिर्फ त्योहार पर ही किए जाते हैं। तो जो उसकी माँ थी उससे एंजेला ने पूछा अलेक्जेंड्रा से कि ये जो डांस और ये जो गाने वगैरह में सिर्फ त्योहार पे किए जाते हैं। माँ ने बताया पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोगों लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्तित करते हैं। और उसकी माँ ने बताया कि जो डांस और ये सब उससे संस्कृतियों को लोग प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं। खासतौर में भारत में बहु तरह ऐसा है, और खास तौर में भारत में क्योंकि यहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटी है लोगों की, इसकी वजह से उसकी माँ ने बताया गया है। ध्यान आप इधर लगाइए, जो आपका ध्यान उधर उधर जा रहा है उधर नहीं जाए। कहानी को समझ लीजिए क्योंकि कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब आइए, असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर बसंत के आगमन तक से जुड़ा रहता है। यानी ये जो है वो सिर्फ त्योहार मनाने से नहीं, बसंत के आगमन से भी जुड़ा रहता है। जो फसल के त्योहार, ये कितनी बार मनाया जाता है बिहू? 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहली बार इसलिए क्योंकि बीज लगाते हैं, सेकंड बार इसलिए क्योंकि बीज को जब लोग रोपते हैं, और थर्ड बार जब बीज तैयार हो जाता है, वो लहराती फसल बन जाता है, उसके लिए ये लोग मनाते हैं। एंजेला की माँ
डॉक्यूमेंट्री की तय जुड़ने और शरारत लेने के व्यस्त रही। यानी जो उसकी माँ थी, क्योंकि अब वो बहुत सारे उसे काम थे, जो वहाँ के डांस वगैरह पे उसे ज़्यादा फोकस करना था, इसलिए वो व्यस्त रही। ठीक है। एंजेला ने काफ़ी सारी बातों पर दूर से ही गौर किया। जो एंजेला थी, अब उसे पास जाके देखने का मौका नहीं मिल रहा था, तो उसने दूर से उन बातों को गौर किया। उसने महसूस किया कि लंदन के जनजीवन से यहाँ सब कुछ कितना अलग है, और उसने ये महसूस किया कि जो लंदन का जनजीवन है, कि लंदन में कैसा है कि मतलब वहाँ पे इतनी सारी डाइवर्सिटी नहीं है। नहीं, यहाँ जैसे महाराष्ट्र के वहाँ पे अलग रहता है, पंजाब में अलग, हरियाणा में अलग, राजस्थान में अलग, गुजरात में अलग, और ये जितने भी स्टेट्स हैं उन सब में अलग अलग रहता है। पर लंदन में कैसा कि से सब कुछ सेम ही ज़्यादातर रहता है, तो इतनी डाइवर्सिटी वहाँ नहीं मिलती। इसलिए एंजेला को लग रहा था कि यहाँ इंडिया का जनजीवन और जो लंदन का जनजीवन, उसमें कितने सारा फ़र्क है। ठीक है। उसे अपनी माँ पर गर्व था, और जो एंजेला थी, उसे अपनी माँ पे गर्व था कि वो इतना अच्छा काम करती हैं, जिससे उन्हें बाहर घूमने का भी मौका मिलता है। वह एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह हैं, और वो एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह हैं, जो अपनी फ़िल्म के द्वारा बहुत सी चीज़ों पर चीज़ें एक साथ दिखाती हैं, और जो इतनी सारी चीज़ें अपनी फ़िल्म के द्वारा एक साथ ही दिखा देती हैं। अगले दिन वे उत्तरी असम की तरफ रवाना हुए, और उसके दूसरे दिन वो उत्तरी असम की तरफ रवाना हो गए। उनका जो पूरा परिवार था, यानी एंजेला, उसकी माता और उसके पिता। ठीक है। जहाँ सभी संतों अर्थ मठों की पीठ है, और जहाँ सारे संतों और अथवा मठों की पीठ है, वे सभी एक सत्र के पास रहने के लिए जाने वाले थे, और सत्रिय नृत्य का फिल्मांकन करने वाले थे। वो वहाँ जाने वाले थे और वहाँ का फिल्मांकन, जो सत्रिय नृत्य है, वहाँ का फिल्मांकन करने वाले थे। जब वे दक्षिणा पथ सत पहुंचे, तब वहाँ उसी की मुलाकात रीसेनी से हुई। जब वो लोग वहाँ पहुंचे, तो वहाँ एक कोई थी, जिनका नाम था रीसैनी, से उनकी मुलाकात हुई, जो असम की एक जानी मानी लेखिका हैं, जो असम की एक जानी मानी लेखिका, यानी बहुत फेमस कह सकते हैं, वो बहुत फेमस लेखिका है वहाँ की। हर उस वक्त उन लोगों ने रीना सैनी, यहाँ सिर्फ री दे रखा है, ना तो दिया ही नहीं था, नीचे दे रखा है। रीना सैनी आंटी की एक बिटिया भी थी, और जो रीना सैनी आंटी थी, उनकी एक बिटिया भी थी, जिसका नाम था अनु। अन्नू और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे को की तरफ देखा, यानी जो अन्नू और एंजेला थे, उन्होंने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। यानी यहाँ जैसे एंजेला खड़ी हो और यहाँ जैसे अन्नू खड़ी हो, उन्होंने एक साथ दूसरे को देखा। उन दोनों की उम्र इन दोनों की उम्र की भी उन दोनों की उम्र की ही उम्र है उन दोनों की ही उम्र 10 साल थी, और उन दोनों की ही उम्र 10 साल थी, इसलिए फ्रेंडशिप ज्यादा जल्दी हो गई उनकी। ठीक है। दोनों ने अंग्रेजी में बातचीत शुरू की, और जो वो दोनों थे, उन्होंने इंग्लिश में बातचीत शुरू की, क्योंकि जो एंजेला है, उसे असम की लैंग्वेज नहीं आती, पर हमारे इंडिया में इंग्लिश सिखाई जाती है, और जो एंजेला थी वो लंदन की थी, इसलिए वो दोनों लंदन जो इंग्लिश में बात कर पा रहे थे। ठीक है। अनु ने एंजेला को कुछ असामी शब्द भी सिखाए, और जो अनु थी, उसने एंजेला को कुछ असामी शब्द भी सिखाए, जैसे कुछ होंगे उनके आगे शब्द, तो वो सिखाए। एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे, और जो एंजेला थी, उसे अनु के खिलौने बहुत प्यारे लगे, बहुत अच्छे लगे। जो थोड़े अलग तरीके के थे, और जो थोड़े अलग तरीके के थे, गुड़िया, लकड़ी के खिलौने और नारियल की जटा से बना घर। यानी उसमें क्या था, गुड़िया थी, जो लकड़ी के खिलौने थे, और जो नारियल की जटा, जैसे आपने नारियल देखा होगा, कैसा होता है नारियल, यहाँ देखो। ठीक है, ऐसे ऐसे होते हैं ना नारियल की जटाएं, जो ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, ये नारियल की जटाएं हैं। ठीक है। फिर जब हम इसको थोड़े से छीलते हैं, तो जो ऊपर की जटाएं निकल जाती है, पर जो थोड़े बहुत बाल रहते हैं, वो रहते हैं, और फिर जो वो रहता है, वो एकदम क्लियर रहता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है,
आपका नारियल रहता है जिसे हम खाते हैं, ठीक है। जो और जो इसकी जटाओं से ये वाला था मैंने आपको बताया था, उसकी जटाएं हैं ये ना ये वाली, तो उससे उन्होंने लोगों ने जो उसका घर बना हुआ, जैसे आप लोग भी DIY बनाते हैं, तो उसमें जब आप वेस्ट मटेरियल से कुछ सामान देखते हैं तो उसमें नारियल की जटाओं का एक घर भी आता है, तो वैसे ही उसके पास खिलौना होगा, ठीक है। ओके, अब देखिए इतने अनोखे खिलौने, और वो बोलती इतने अनोखे खिलौने क्योंकि लंदन में नहीं होंगे ना, उसने लंदन में ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे थे, और जो अन्नू मतलब एंजेला थी उसने लंदन में ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे थे। अन्नू का मन पसंदीदा खिलौना लकड़ी का बना तीर कमान था, और जो अन्नू थी उसका फेवरेट खिलौना कौन सा था? लकड़ी का बना तीर कमान। तीर कमान कैसा होता है? तीर कमान भी मैं आपको बता देती हूँ कैसा होता है तीर कमान। डस्टर कहाँ गया? रुकिए, देखिए जो आप लोग रामायण वगैरह आपने देखी होगी, तो जो राम जी लक्ष्मण जी के पास रहता नहीं था ऐसा, ठीक है, और ऐसा रहता था उसका कमान, ये इसमें डलता था और फिर यहाँ से वो खींच के छोड़ते थे तो वो आगे तक जाता था, ठीक है। आप लोग ने भी बनाया होगा बचपन में, बहुत मजा आता था उससे खेलने में, तो आपने देखा ही होगा, और मैंने कुछ गलत बना दिया है थोड़ा सा, तो आपको अजीब समझ नहीं आ रहा होगा, बट हाँ कैसे रहता है, एक लंबा से समझ लीजिए कमान है, और ये है उसका तीर, मतलब ये है उसका कमान और ये है उसका तीर, यहाँ से इसे पकड़ के इसे खींचते हैं तो ये जो तीर है वो आगे जाता है, ठीक है। अब चेक कर लीजिएगा फोन में, ठीक है। लकड़ी का बना तीर कमान उसका सबसे ज्यादा मन पसंदीदा खिलौना था, अन ठीक है, जिससे जिसे लेकर वो उसे राम बनना बहुत अच्छा लगता था, और जो अनु थी उसे लेकर उसे राम बनना बहुत पसंद आता था, वो रामायण में आपने देखा ही होगा वैसे तो, ठीक है। एंजेला उसकी विरोधी बनी थी शक्तिशाली रावण, जो एंजेला थी वो उसकी विरोधी बनी थी, शक्तिशाली रावण बनी थी वो, ठीक है। वे एक साथ खेल रहे थे, उस कूद फान और लड़ाई का कोई अंत नहीं था, और जो वो खेल रहे थे उसका कूद फान और लड़ाई का कोई अंत नहीं था। एक बार खेलना शुरू कर दे तो खेलने का मन नहीं, तो बंद करने का मन नहीं करता है ना, तो वैसे वही इसमें बताया गया कि जो लोग खेल रहे थे राम जी और रावण का जो युद्ध वगैरह तो उनका अंत ही नहीं था। एंजेला और अनु ने देखा कि एलेसेंड्रा ने वैश्व मठ के साम ठीक है, जो एंजेला और अनु ने क्या देखा, जो एलेसेंड्रा थी यानी जो अनु की माता थी, वो एक सरगाम सरगाम में नृत्य कर रहे युवा साधुओं का फिल्मांकन कर रही थी। जो क्या कर रही थी, वो एक युवा साधु थे, उनका फिल्मांकन कर रही थी। एंजेला आश्चर्यचकित से सोच रही थी कि क्या क्षत्रिय नृत्य सिर्फ लड़कों और पुरुष के लिए ही है। जो एंजेला थी वो सोच रही थी कि ये जो क्षत्रिय नृत्य है वो सिर्फ लड़कों और पुरुषों के लिए ही है। एंजेला और अनु सोच रहे थे कि काश वे भी इस युवा साधुओं की तरह गा सकते, न नृत्य कर सकते और छगम युद्ध कर सकते हैं। यानी जो एंजेला और अनु से क्या सोच रहे थे कि अगर आप भी कोई चीज देखते हैं नहीं तो आपका भी वो करने का मन करता है, तो वैसे एंजेला और अनु क्या देख रहे थे और क्या सोच रहे थे कि जैसे काश हम लोग भी ये वो डांस कर पाए और ये छगम युद्ध जो हो रहा होगा वो कर सके, ठीक है। माँ ने एंजेला को बताया कि 22वीं शताब्दी में के मध्य में कुछ साधु साधु मठों से बाहर आकर पुरुषों और महिलाओं का शास्त्रीय नृत्य सीखने लगे। जो जब 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, जो मध्य था उसमें जो मध्य में कुछ साधु मठों से बाहर आकर पुरुष और महिलाओं को शास्त्रीय नृत्य सिखाने लगे। यानी फिर 20वीं शताब्दी में जो वहां के साधु संत होंगे मठों से बाहर आए और उन्होंने पुरुषों और महिलाओं को नृत्य सिखाया। शुरू में ऐसे साधुओं को मठों से निकाल दिया गया क्योंकि वो पुरुष और महिलाओं को सिखा रहे थे, इसलिए स्टार्टिंग में जो जो सिखा रहे थे उन्हें निकाल दिया गया मठों से, उन साधुओं को। लेकिन
आधुनिक दौर में महिला सत्य कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना आम बात हो गई। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, महिलाएं भी करती रही मंच पर नृत्य, फिर ये सब आम बात हो गई। ठीक है। उस रात महिला सत्या नृत्यांगनाओं का फिल्मांकन करने वाले थे। फिर उस रात जो उनकी एंजेला की मम्मी थी यानी अलेक्जेंड्रा, वो जो सत्या नृत्यांगनाओं जिसके नांगाव लग जाए, वो जैसे वो लड़कियों की बात होने लगती है, तो उनका फिल्मांकन करने वाली थी। तो आज के लिए पार्ट 2 में इतना ही। स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि कैसे एंजेला और अनु की फ्रेंडशिप हुई, कैसे वो लोग ने फ्रेंड बनना शुरू किया, और जो उसकी मम्मी थी क्या उसे बीच बीच में बातें बताती रही, और एंजेला को अनु के खिलौने देखे कैसा लगा, और क्या क्या अनु को खेलना पसंद था, मतलब कौन से खिलौने उसके फेवरेट थे, और अनु और एंजेला ने क्या खेला, और फिर शताब्दी की बात चली कि क्या हुआ था तब। तो अब मैं आपको इसका एक वन पेजर दिखा देती हूँ, तो आप उसे लिख लीजिए। फटाफट आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए मैं समझा देती हूँ। बिहू नृत्य की झलक। अब जो उसकी मम्मी गई थी, तो वहां पे जो बिहू नृत्य देखा था, उसी की झलक मैंने इधर दिखा दी आपको। ठीक है, इतनी बातें समझ आ गई आपको? बिहू नृत्य असम के किसानों और ग्रामीण जीवन से जुड़ा लोकप्रिय है। यानी जो बिहू नृत्य है वो कैसा है कि असम के किसानों और ग्रामीण जीवन से जुड़ा लोकप्रिय है। किसान पता ही है आपको, ग्रामीण मतलब होते हैं जो गांव के लोग होते हैं, उन्हें हम ग्रामीण कहते हैं। गांव के लोगों के और उनके जीवन से बहुत जुड़ा हुआ है। कैसे कि सबसे पहले जो किसान लोग पहले बीज रोपते हैं, पहले बीज लगाते हैं, बीज रोपते हैं, फिर जब वो कटता है तो तभी तो ये ग्रामीणों के पास जाता होगा। इसीलिए ये बहुत ही उन लोग का लोकप्रिय है बिहू। जो फसल बसंत और उल्लास के मौके पर गाया नाचा जाता है। बसंत और उल्लास के मौके पे गाया नाचा जाता है सत्रिय। एंजिला, हाँ एंजिला को इसमें युवाओं का उल्लास, ढोल पेप के साज और रंगीन पोशाक बहुत आकर्षित करती हैं, जिससे जिससे वह असम की जीवन संस्कृति और महसूस करती है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब मैं करती हूँ थैंक यू। आज के लिए इतना ही। आपको ये समझ आ गया होगा। कुछ नहीं समझ आया तो डाउट में पूछेगा, मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगी, और अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, गलत समझा दिया हो, तो मुझे बताइएगा जिससे आपको बुरा लगा हो, और अगर मेरे कुछ लिखने के तरीके से दिक्कत हो तो वो भी बताइएगा। थैंक यू एंड बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।